हेलो, दिस इज आर के विश्नोई, फाउंडर ऑफ विश्नोई केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे नीट 2020 का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, अगर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी तो वो क्या बनाएगा? सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस जब कराई जाती है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और कौन सा ग्लूकोज देता है, कौन सा फ्रक्टोज देता है? तो अल्फा डी ग्लूकोज देता है और बीटा डी फ्रक्टोज देता है। तो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन का एलिमिनेशन हमें कराना है, तो खुद ही वो कह रहा है कि एलिमिनेशन कराना है हैलाइड का, और हैलाइड का एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन होता है और उसे बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। और मोनोहैलाइड्स जब एलिमिनेशन करते हैं तो दे गिव एल्कीन। बीटा एलिमिनेशन के बाद क्या देते हैं? एल्कीन्स देते हैं। तो यहां पर वो कह रहा है 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट-2-ईन। वो खुद ही बता रहा है कि यहां पर पेंट-2-ईन बन रहा है। तो सबसे पहली बात न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन है, तो ये हमारे पास बीटा एलिमिनेशन हो गया। तो पहली बात हमारे पास ये करेक्ट होगी, बीटा एलिमिनेशन। दूसरी बात, इसके अंदर जब ये एल्कीन का फॉर्मेशन करता है तो इसमें हैलोजन भी निकलता है और हाइड्रोजन भी निकलता है बीटा पोजीशन का। बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन निकलता है, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तो यहां पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी होगा, इसका मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी हमारे पास करेक्ट है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए हमारे पास दो प्रिंसिपल हैं, एक तो हाफमैन्स रूल है हमारे पास, एक हमारे पास है सेट-जेफ रूल। हाफमैन्स रूल वहां पर लगता है जहां पर फ्लोराइड आए या बल्की ग्रुप आए। बल्की ग्रुप में कैसा? ट्राइएल्किल अमोनियम आ गया, ट्राइएल्किल सल्फोनियम आ गया हमारे पास, तो बल्की ग्रुप में लगेगा। और ये है ब्रोमाइड, इस वाला हाफमैन रूल यहां पर लगेगा नहीं। यहां पर कौन सा रूल लगेगा? सेट-जेफ। और सेट-जेफ को हम जेटसेफ रूल भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये जेटसेफ रूल को फॉलो करेगा। ये तीनों ऑप्शन हमारे पास क्लियर है, ए बी सी। अब फोर्थ हमारे पास कितना रहेगा? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन तो अल्कोहल्स का होता है, ये हैलाइड है। डिहाइड्रेशन अल्कोहल का होता है, ये हैलाइड है। तो हमारे पास ए, बी और सी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ फेराड्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड। नंबर ऑफ फेराड्स हमसे पूछ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेराड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ फेराड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स कैसे निकलेगा? किसको डिपॉजिट कराना चाहते हैं? कैल्शियम को। कैल्शियम हमारे पास क्या है? एटॉमिक फॉर्म में होता है। तो मोल्स अगर आप निकालेंगे तो मोल्स निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा मास अपॉन एटॉमिक वेट, मास अपॉन एटॉमिक वेट इनटू एन फैक्टर। अब कितना मास डिपॉजिट कराना चाह रहे हैं? ये डिपॉजिट कराना चाह रहे हैं हमारे पास 20 ग्राम्स। तो 20 ग्राम्स ये डिपॉजिट कराना चाह रहे हैं। कैल्शियम का एटॉमिक वेट आपको कितना दिया है? 40 दिया है। और कैल्शियम क्योंकि डाइवेलेंट है इसलिए उसका एन फैक्टर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा 2। यहां से आप कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे, यहां से आ जाएगा 1। तो नंबर ऑफ फेराड्स कितने हमारे पास आ गए? 1। तो नंबर ऑफ फेराड हमारे पास आ जाएंगे 1। क्वेश्चन नंबर 4, an element has a body centered cubic structure। body centered cubic structure हमारे पास है। body centered cubic structure का मतलब हो गया कि कॉर्नर वाले एटम्स और सेंटर ऑफ बॉडी का एटम टच करेंगे। इसका मतलब जो बॉडी डायगोनल पर एटम्स होंगे वो एक दूसरे को टच करेंगे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए बॉडी डायगोनल कितना होता है। तो बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब, बॉडी डायगोनल of cube, दिस इज इक्वल टू होता है a√3।
बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब होता है a√3। बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है a√3 होता है। कौन से एटम्स टच करेंगे? वो एटम्स टच करेंगे जो बॉडी डायगोनल पर आएंगे। मैं यहां पर एक बॉडी डायगोनल बना देता हूं, ये ऐसे बॉडी डायगोनल। कौन से एटम टच करेंगे? एक तो जो बिल्कुल बीचों बीच हमारे पास होगा, एक जो हमारे पास ऊपर ये कॉर्नर वाला एटम होगा, और एक ही इधर कॉर्नर पर जो एटम होगा, ये टच करेंगे। अगर बॉडी डायगोनल में आप देखिए तो यहां पर ये रेडियस हमारे पास r है, ये पूरा डायगोनल हमारे पास है, ये हमारे पास हो जाएगा 2r और ये हमारे पास हो जाएगा r। इसका मतलब पूरा बॉडी डायगोनल आपका हो गया r प्लस 2r प्लस r, ये हमारे पास हो गया 4r। और अभी मैंने आपको लिखा है 4r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a√3। 4r इज इक्वल टू आ जाएगा a√3। और इस सवाल को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको a एज लेंथ दी है, तो यहां से एटॉमिक रेडियस आपको निकालना है। तो एटॉमिक रेडियस r बराबर आ जाएगा √3/4 और एज लेंथ आपको दी है 288 पिकोमीटर। तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। Question number 5. HCl was passed through a solution of calcium chloride, magnesium chloride and NaCl. Which of the following compound crystallizes? किसका crystallization यहां पर होगा, यानी किसका precipitation यहां पर होगा? HCl के मिलाने का क्या मतलब है? HCl के मिलाने का मतलब है कि यहां पर क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया गया है, और क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन को अगर इंक्रीज किया गया है तो यहां पर KIP का मान KSP से ज्यादा हो जाएगा। आयोनिक प्रोडक्ट KIP becomes greater than solubility product KSP, becomes greater than solubility product KSP। आपको प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा यहां पर। अब सवाल यह आता है कि हमारे पास प्रेसिपिटेट होने के लिए 3 है। NaCl हमारे पास है, कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास है, मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास है। इसमें से कौन प्रेसिपिटेट करेगा? NaCl प्रेसिपिटेट करेगा, या 2 प्रेसिपिटेट करेंगे, या तीनों के तीनों प्रेसिपिटेट करेंगे? तो यहां पर कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। उसका रीजन हमारे पास है, पहली बात तो ये डेलिक्वेसेंट होते हैं, दूसरी बात ये है इनमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो आयनिक कैरेक्टर पाया जाएगा, जो आयंस फॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी, वो NaCl के पास होगी। इसलिए केवल NaCl का प्रेसिपिटेशन यहां पर हो पाएगा, केवल NaCl का प्रेसिपिटेशन यहां पर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इज 2 into 10⁻⁻15। इसका मतलब निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है आपको NaOH में। तो कॉमन आयन इफेक्ट यहां पर लगेगा। NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो भी कॉमन आयन होता है वो पूरे सॉल्यूशन पर डोमिनेट करता है। जो NaOH हमें दिया गया है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% आयनाइज करेगा। हमारे पास ये बना देगा सोडियम आयन प्लस OH आयन। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयनाइज करेगा, तो यहाँ पर ये 0.1 मोलर हमारे पास हुआ, ये 0.1 मोलर हमारे पास हुआ, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 0.1 मोलर। इसको ऐड करा गया निकल हाइड्रोक्साइड में, NiOH का होल ट्वाइस। निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है, ये ब्रेक कर जाएगा निकल +2 में और ट्वाइस OH माइनस। अगर निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी हम यहां पर S मान लें तो हमारे पास निकल +2 कॉन्सेंट्रेशन S आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस S। लेकिन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन जो NaOH प्रोड्यूस करेगा वो पूरे सॉल्यूशन पर डोमिनेट करेगा। अब यहां पर इसका हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर आप लिखेंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल आयन हमारे पास कितना आ जाएगा S। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन जो हमारे पास रहेगा वो ट्वाइस S रहेगा, और जो NaOH से मिलेगा 0.1 ये हमारे पास रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस S प्लस 0.1
टोटल का स्क्वायर, क्योंकि OH का नंबर कितना है 2 हमारे पास है, तो ट्वाइस एस प्लस 0.1 का स्क्वायर। क्योंकि यहां पर इसकी जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया है ये 2 इंटू 10⁻⁻15 है, बहुत कम वैल्यू है, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन OH कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन पर डोमिनेट करेगा। इसका मतलब 0.1 के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास सॉलिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होगी। यहां पर KSP का मान आपको दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻15, ये खुद बता रहा सॉलिबिलिटी बहुत कम है, तो हमारे पास ये आ गया सॉलिबिलिटी इंटू, अब 0.1 प्लस ट्वाइस एस में ट्वाइस एस नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 0.1 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से जो सॉलिबिलिटी हमारे पास एस आ जाएगी, ये 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। 0.01 से यहां पर आप इसे हटा देंगे पावर, तो 2 पावर यहां से हट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻13 मोलर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ये कॉमन आयन इफेक्ट का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द रिएक्शन 2Cl से Cl2 बनाए, द करेक्ट ऑप्शन इज, यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है। 2 मोल Cl एटम के Cl2 यहां पर बना रहे हैं, इसका मतलब यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी यहां पर रिलीज करती है, तो डेल्टा H का जो मान हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा लेस देन 0। डेल्टा H का मान लेस देन 0 आ गया। दूसरी बात, 2 मोल Cl एटम 1 मोल Cl2 हमारे पास बना रहे हैं, इसका मतलब मोल्स का नंबर डिक्रीज कर रहा है, और मोल्स का नंबर अगर डिक्रीज करेगा तो हमारे पास डेल्टा S जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज करेगी, तो डेल्टा S का मान लेस देन 0 आ जाएगा। डेल्टा H भी लेस देन 0 होगा, डेल्टा S भी लेस देन 0 होगा, क्योंकि यहां पर एसोसिएशन हो रहा है, तो हमारे पास डेल्टा H का मान लेस देन 0, डेल्टा S का मान लेस देन 0, हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is the correct order of increasing field strength of ligands? लिगेंड्स के बारे में कहा जाता है कि जब कार्बन डोनर होता है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, उससे कम स्ट्रेंथ होती है जब नाइट्रोजन डोनर होता है, उससे कम स्ट्रेंथ होती है जब ऑक्सीजन डोनर होता है, उससे कम स्ट्रेंथ होती है जब हैलोजन डोनर होता है। यहां पर अगर आप एग्जाम्पल देखें तो कार्बन डोनर आपको यहां पर साइनाइड दिया है, तो साइनाइड की स्ट्रेंथ हमारे पास सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन डोनर कोई एग्जाम्पल यहां पर नहीं दिया गया। ऑक्सीजन डोनर जो आपको दिया गया वो यहां पर ऑक्सीडेट दिया गया, और उससे कम स्ट्रेंथ हमारे पास होती है जब हैलोजन डोनर होता है, तो इससे कम स्ट्रेंथ हमारे पास आ जाएगी F-1। अगर इन 3 को ही आप देख लें तो हम आराम से ऑप्शन को निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जब सल्फर डोनर होता है तो वो वीक फील्ड लिगेंड होता है और उसकी स्ट्रेंथ हैलोजन से भी कम, तो हमारे पास यहां पर SCN-1 सबसे कम स्ट्रेंथ का लिगेंड आ जाएगा, तो ये डी ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट है। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम प्लस 2, क्रोमियम प्लस 2 जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है। क्रोमियम प्लस 2, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है। 24 में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए तो आपके पास क्या बचेगा, 4s0 बचेगा और 3d4 बचेगा, और 3d4 का मतलब हो गया कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास होता है म्यू, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा √n+2 बोहर मैग्नेटन। n की वैल्यू 4 दी गई है, तो जब आप इसको प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 6 बोहर मैग्नेटन। दिस इज इक्वल टू √24 बोहर मैग्नेटन। अगर ये 25 होता तो इसका रूट कितना आता, 5, 24 है तो 5 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 4.9।
4.9 pm। ये यहां पर मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया है, वरना इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता। जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 आया है तो हमारे पास न्यू की वैल्यू 4.9 होगी। 3 आता हमारे पास तो 3.9 होती, 2 आता तो हमारे पास 2.8 हो जाती, 1 आता तो 1.7 हो जाती। डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, लेकिन हमने उसको कैलकुलेट कर लिया कि 4.9 हमारे पास वैल्यू। आप बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में आंसर गलत नहीं होगा। आपने कैलकुलेट कर लिया, 4.9 सेटिस्फाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is set of molecule will have the zero dipole moment। वो कह रहा कौन सा ऐसा सेट हमारे पास है जहां पर सबका डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, जीरो है। पहला ऑप्शन दिया है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, साथ में दिया हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो हमारे पास है ये पोलर मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन फ्लोराइड पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इस कॉम्बिनेशन में सबका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड और वाटर। वाटर के आते ही आपको आइडिया मिल जाना चाहिए, क्योंकि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है और अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल मोमेंट होगा। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन में भी सबका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास है उसको हम चेक करते हैं यहाँ पर कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हमारे पास है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हमारे पास है। एक बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास होता है कि अगर तीन डाइपोल सेम डाइपोल अगर 120 डिग्री पर आ जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो आता है। अगर दो डाइपोल 180 डिग्री पर आ जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो आता है। शर्त यह है कि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं आना चाहिए। जरा सी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। पहला मॉलिक्यूल इन्होंने दिया है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये तीन डाइपोल्स हमारे पास हैं, सेम डाइपोल्स हमारे पास हैं और 120 डिग्री पर हैं। 120 डिग्री पर है, इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। दूसरा उसके अंदर दिया था बेरिलियम डाइफ्लोराइड। बेरिलियम डाइफ्लोराइड जो हमारे पास है ये दो सेम डाइपोल हैं और 180 डिग्री पर हैं। 180 डिग्री पर हैं, इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी जीरो आएगा। तीसरा एग्जांपल आपको दिया है CO2। CO2 में दो डाइपोल हैं और 180 डिग्री पर हैं, इसका भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। और उसी में फोर्थ एग्जांपल दिया है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में ये दो डाइपोल दिए गए हैं, दोनों डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट है, 180 डिग्री पर हैं, तो इसका भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमारे पास जीरो आएगा। इसका नाम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इन सब का डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, जीरो है। यहां पर चेक करिए, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अभी हमने निकाला जीरो है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड अभी हमने निकाला जीरो है, कार्बन डाइऑक्साइड जीरो है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जीरो है। ये ऑप्शन हमारे पास सी इसमें करेक्ट हो गया। अगर डी ऑप्शन में भी आप देखिए तो डी ऑप्शन में आपको यहां पर वाटर दिया गया है और वाटर हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है, और पोलर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है तो उसके पास डाइपोल मोमेंट होगा, और डाइपोल मोमेंट अगर होगा तो ये कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकता। हमारा सी आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। The following metal ions activate many enzymes participate in the oxidation of glucose to produce ATP and with sodium is responsible for the transmission of nerve signals। nerve signals के लिए आप बायो के स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत सिंपल सवाल है कि नर्व सिग्नल्स के लिए कौन सा एलिमेंट यहां पर है, एंड दैट इज पोटेशियम। दैट इज पोटेशियम। इस सवाल को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बायो में आप पढ़ते हैं इसे,
लेकिन केमिस्ट्री में अगर आप चाहते हैं तो एनसीईआरटी किताब में एस ब्लॉक खोलिए और एस ब्लॉक में पेज नंबर 2 पर आप जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि वहां पर पोटेशियम जो होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नर्व सिग्नल्स। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, एन एल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव्स मिथेनल। ये मिथेनल यहां पर बना रहा है। मिथेनल बनाने का मतलब हमारे पास क्या है, पहले तो मिथेनल पता हो। मिथेनल हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है SCHO, इसको हम यहां पर लिख देते हैं CH2O। जब ओजोलिसिस कराई जाती है तो ओजोलिसिस कराने में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उसकी जगह ऑक्सीजन लगा देंगे। तो CH2O अगर आपके पास बना हुआ है इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन आया है डबल बॉन्ड को हटाकर। तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढे जहां पर CH2 के पास डबल बॉन्ड लगा हुआ, बस वहां मिथेनल मिल जाएगा। तो मिथेनल बनाना है और एज वन ऑफ द प्रोडक्ट तो हमें ढूंढना क्या है, जहां CH2 डबल बॉन्ड लगा हुआ। यहां पर आप देखिए कहीं पर CH2 डबल बॉन्ड है, कहीं पर CH2 डबल बॉन्ड नहीं है। यहां पर आप देखिए इसके अंदर आ गया, ये CH2 डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा, ये CH2O हमारे पास आ गया, मिथेनल आ गया। इसके अंदर चेक करिए कहीं पर CH2 हमारे पास नहीं है, यहां पर चेक करिए कहीं पर CH2 हमारे पास नहीं है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके पास इसका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 into 10 to the power minus 3 पर सेकेंड आपको दिया है। ये केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर का सवाल है। यहां पर पूछ रहा है टाइम रिक्वायर्ड। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K रेट कांस्टेंट के साथ लॉग बेस 10, यहां पर आ जाएगा A0 अपॉन 80, A0 अपॉन 80। तो T इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 2.303 अपॉन 4.606 इंटू 10 to the power minus 3 लॉग, ये बेस 10 में है। यहां पर वो कह रहे हैं टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट 2.2 ग्राम, मतलब इनिशियली वो आपके पास 2 ग्राम है और जो बाद में बचा हुआ है वो 0.2 है। तो इनिशियली हमारे पास 2 है और बाद में जो बचा है वो 0.2 है। एक मन में सवाल यहां ये आ सकता है कि हमने डायरेक्ट मास रख दिया, ये तो कॉन्सेंट्रेशन यूज होता है। जब स्पीशी हमारे पास सेम है, जब स्पीशी हमारे पास सेम है तो इसके अंदर मोलर मास दोनों का सेम होगा। तो आप अगर डायरेक्ट मास रख देंगे तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोलर मास दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इससे ये हमारे पास क्या है, रेशियो है। यहां पर आप इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये 10 टाइम्स आएगा, log 10 कितना होता है 1। यहां पर इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अगर T आप निकालेंगे तो T आपके पास आ जाएगा 10 to the power minus 3 ऊपर पहुंच गया, ये आ गया 1000 अपॉन 2, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहां से अगर सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू 500 सेकेंड्स। ये 500 सेकेंड्स हमारे पास, ये बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, किसी भी एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराइए, वो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर। मेरी बात को दोबारा से ध्यान सुने, किसी भी एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराइए, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, बाकी सारे एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, और इसके बाद जितने भी कीटोन्स होते हैं वो सब टर्शरी अल्कोहल बनाते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे, और कीटोन्स टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे हैविंग टोटल कार्बन, जितने भी कार्बन वहां पर टोटल होंगे।
एसीटोन के पास कितने कार्बन है? 3। यहां पर मिथाइल के पास कितना कार्बन है? 1। 3 1 3 और 1 4। 4 कार्बन का टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 4 कार्बन का टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। हमने रिएक्शन लिखी नहीं। अगर आपका मन करता है तो रिएक्शन इसको लिख लीजिए, अदरवाइज बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास होगा, प्राइमरी अल्कोहल में बनाना है। एल्डिहाइड हमारे पास होगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। कीटोन हमारे पास होगा, टर्शियरी अल्कोहल बनाना है। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमारे पास ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? हमारे पास नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? पहला हमारे पास है ब्यूना एस रबर, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन है ना, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। तो ब्यूना एस रबर हमारे पास। पॉलीब्यूटाडाइन, ब्यूना बीआर रबर हमारे पास है। फिर हमारे पास है पॉलीब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल, ये ब्यूना एन रबर हमारे पास है। हम जानते हैं ब्यूना एस, ब्यूना बीआर, ब्यूना एन, ये सब सिंथेटिक रबर्स हैं। दे आर सिंथेटिक रबर्स, और सिंथेटिक रबर होने का मतलब ये सिंथेटिक पॉलीमर हमारे पास है। तो हमारे पास ये सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन ही बचा, और ये वाकई नेचुरल रबर होती है। ठीक, तो हमारे पास डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जितना बढ़िया आप पॉलीमर्स में याद करेंगे उतना आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। CO2 गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, क्योंकि CO2 सॉलिड जो होता है वो रेफ्रिजरेंट होता है। CO2 सॉलिड को ड्राई आइस कहते हैं, और यहां पर दिया CO2 गैस, तो ये पहला स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। इसके अंदर इन्होंने इस फिगर को पलट दिया है। यहां पर 20 जो होती है वो 6 कार्बन रिंग होती है, और 12 जो होती है वो 5 कार्बन रिंग्स होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है। GSM-5 जो हमारे पास है, ये बहुत अच्छा कैटलिस्ट हमारे पास है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अल्कोहल को कन्वर्ट करना, गैसोलीन में, पेट्रोल में कन्वर्ट करना होता है। ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट हम पढ़ के देखें। GSM-5 इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल्स इनटू गैसोलीन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है। फिर डी स्टेटमेंट दे रहे हैं, CO इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। CO कलरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, और न्यूट्रल भी होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो A और B स्टेटमेंट यहां पर गलत दिए गए हैं, C और D यहां पर सही दिए गए हैं। तो C और D हमारे पास स्टेटमेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो हमारे पास फ्री एक्सपेंशन हमें कराना है आइडियल गैस के लिए, और एडियाबैटिक कंडीशन हमारे पास है। सबसे पहले एडियाबैटिक कंडीशन जो हमारे पास होती है उसमें आता है Q का मान 0। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि बाहर से लगने वाला प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास 0 है। वर्क इज इक्वल टू हमारे पास होता है -P इंटू डेल्टा V। एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास 0 है, तो -0 इंटू डेल्टा V। इसका मतलब वर्क भी हमारे पास कितना आ गया? 0 आ गया। वर्क भी हमारे पास 0 आ गया। Q हमारे पास 0 है, वर्क हमारे पास 0 है। इंटरनल एनर्जी डेल्टा U बराबर हमारे पास होता है Q प्लस W। Q का मान हमारे पास 0 है, वर्क का मान 0 है, तो हमारे पास डेल्टा U का मान 0 आ गया। डेल्टा U बराबर हमारे पास होता है, इसे बॉर्न कैलोरीमीटर से मेजर करा जाता है। तो डेल्टा U बराबर हमारे पास आता है मोल्स इंटू CV इंटू डेल्टा T, और दिस इज इक्वल टू 0। मोल 0 हो नहीं सकते, CV का मान 0 हो नहीं सकता। हमारे पास 0 कौन होगा? डेल्टा T। तो ये इस बात को इंप्लाइज करता है कि डेल्टा T का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आप देखिए, Q का मान 0 है, W का मान 0 है, डेल्टा U का मान 0 है, डेल्टा T का मान 0 है। तो ये 4 फैक्टर हमारे पास 0 हो जाएंगे। Q हमारे पास 0 हो जाएगा, डेल्टा T हमारे पास 0 हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा, और एक डेल्टा U भी 0 हमारे पास होगा। तो
वेल इसमें डी आंसर हमारे पास करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following oxo acid of sulfur has peroxide linkage? ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज का मतलब peroxide लिंकेज। तो peroxide लिंकेज हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, वो खुद ही बता रहा peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास आंसर आ गया peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड। नहीं तो आप एक काम कर लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर ग्रुप नंबर से एक्सीड कर गया नॉर्मल कैलकुलेशन में, हालांकि कभी भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर नॉर्मल कैलकुलेशन में ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से एक्सीड कर जाता है तो इस बात का कंफर्मेशन है कि वहां पर पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। यहां पर चेक कर लीजिए, हमारे पास ये 8 दूनी 16, 16 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा 14, 2 सल्फर पर 14 आ रहा है, एक पर कितना आ रहा है 7, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। इसमें हमें X को फाइंड आउट करना है कि X हमारे पास क्या होगा। अगर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहां पर रिएक्ट कर रहा है तो ये रिएक्ट करेगा CH3 के साथ, और CH3 में ये H को हटाकर क्या लाएगा, Cl लाएगा। यहां पर अगर एक Cl आता है और उसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल। और अगर 2 Cl आते हैं और उसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा एल्डिहाइड। और 3 Cl अगर यहां पर आते हैं और उसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो प्रोडक्ट मिलेगा एसिड। आपको एल्डिहाइड बनाना है, इसका मतलब यहां पर 2 Cl हमारे पास आ जाएंगे। अगर यहां पर प्रोडक्ट अल्कोहल बनाना होता तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता, 1 Cl आ जाता। अगर यहां एसिड बनाना होता तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, यहां पर 3 Cl आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, the number of protons, neutrons and electrons in ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम के अंदर आपको प्रोटॉन्स निकालना है, न्यूट्रॉन्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर निकालना है। तो ये आपको दिया है 71 ल्यूटीशियम 175, ये यहां पर दिया है। ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। अगर आपको प्रोटॉन्स यहां पर निकालने हैं तो प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 71, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 71। अगर आपको न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालना है तो न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो हमारे पास होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसका मास नंबर दिया है 175 माइनस यहां पर ये 71 हमारे पास होगा, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 104, ये न्यूट्रॉन्स का नंबर आ गया। और तीसरा यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो भी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, और एटॉमिक नंबर इसका कितना दिया है 71। तो 71 यहां पर प्रोटॉन्स आ जाएंगे, 104 इसके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, और 71 के आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो 71 104 71 इसका डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर आपसे कह रहे हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर निकालना है। पहला स्टेटमेंट है द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। ट्रांजिशन मेटल और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए नोन होते हैं। उसका रीजन है कि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं और फ्री वैलेंसीज होती हैं। इन्होंने क्या दिया है, कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बिल्कुल सही है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ही ऐसा होता है। दूसरा स्टेटमेंट, interstitial compounds are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्रिस्टल लैटिस में यानी वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और एक एलिमेंट और होता है बोरॉन, अगर ये ट्रैप हो जाते हैं तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, जहां पर हाइड्रोजन जो होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है और कार्बन और नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी स्टेटमेंट कह रहे हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट
क्रोमेट में हमारे पास आ जाएगा +6। डाइक्रोमेट में भी हमारे पास आ जाएगा +6, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ रहा है। आर नॉट द सेम, सर दोनों ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ रहे हैं और ये कह रहे हैं नॉट सेम, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। उसने हमसे इनकरेक्ट पूछा था, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। जो डी स्टेटमेंट हमसे कह रहा है क्रोमियम +2 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन +2, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रोमियम +2 क्रोमियम +6 में जाएगा, वेरिएशन आएगा 4 का, +2 से +6 वेरिएशन आएगा 4 का, और आयरन +2 से +3 में जाएगा, वेरिएशन आएगा 1 का। जहां पर वेरिएशन ज्यादा होता है वहां पर पावर ज्यादा होती है, ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसीलिए क्रोमियम +2 की रिड्यूसिंग पावर जो होती है आयरन +2 से अच्छी होगी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो गलत स्टेटमेंट हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायनिक डिटर्जेंट, कौन सा डिटर्जेंट कैटायनिक है। इसमें आप आयन से पता लगाना है हमें कि कौन सा कैटायनिक है कौन सा एनायनिक है। जो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें सोडियम, तो सोडियम पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो स्टीरेट पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये जो डिटर्जेंट हमारे पास है ये नेगेटिव है। दूसरा हमारे पास है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, तो आपके डिटर्जेंट पर चार्ज कैसा हुआ, पॉजिटिव। क्लियर, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसने पूछा था कैटायनिक डिटर्जेंट, ब्रोमाइड पर माइनस है, अमोनियम पर प्लस है, तो ये कैटायनिक डिटर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf of the benzene is 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन हमें निकालना है। मोलैलिटी आपको दी गई है यहाँ पर, कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है। हमारे पास जो फॉर्मूला होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है इसलिए I का मान हो जाएगा 1। मैंने आपसे कहा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब I की वैल्यू 1 हो जाएगी, हमारे पास 1 का फैक्टर यहां पर 1 हो जाएगा। KF का मान दिया है 5.12 और मोलैलिटी जो दी गई है वो हमें दी गई है 0.078। अगर इसे अप्रोक्सीमेशन में आप ले लें तो 0.078 को 0.08 ले सकते हैं आप, और 8 अगर आप इसे ले लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 पंजे 40 यानी 0.40 के पास आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 0.40, ये हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। हमने चेक करिए बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, 0.40 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच यहां पर हमें फाइंड करना है। हमें यहां पर ये एलिमेंट्स दिए गए हैं, ऐसा जब भी कोई सवाल आएगा आपको जब तक ये चीजें याद नहीं होंगी तब तक आप नहीं कर सकते, और मुझे लगता नहीं है कि हम पूरी पीरियोडिक टेबल बैठ कर रटेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको चेक करा देता हूं। अगर आप देखें तो इनका प्रोनाउंसिएशन ही अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है कि जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं इन एलिमेंट को कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, क्या प्रोनाउंसिएशन इनका होगा हमारे पास। तो हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो है यूनिल्यूनियम। यूनिल्यूनियम हमारे पास है, इसे मैल्डीव के नाम पर रखा गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा हमारे पास है अनल्ट्रियम। अनल्ट्रियम जो है ये लॉरेंशियम के नाम पर है, बिल्कुल सही हमारे पास है। तीसरा हमारे पास है अनलहेक्सिनियम। अनलहेक्सियम, अनलहेक्सियम जो हमारे पास है ये सीबर्ग के नाम पर है, बिल्कुल सही हमारे पास है। और तीसरा हमारे पास है यूनिनोनियम। यूनिनोनियम जो होता है ये रॉडगन के नाम पर है। रॉडगन जो एक्सरे वाले हैं, जिन्होंने एक्सरे दिया था, तो उनके नाम पर है। ये कॉम्बिनेशन हमारे पास गलत दिया हुआ है, तो ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको याद होगा। तो इसमें D4 ये कॉम्बिनेशन हमारे पास है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ।
राउट्स लॉ से 3 सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास टाइप 1 होता है जो कि फॉलो करता है, एक टाइप 2 हमारे पास होता है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, एक टाइप 3 हमारे पास होता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। पहला एग्जांपल बेंजीन प्लस टोलुइन, ये टाइप 1 हमारे पास है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हमारे पास है और बहुत कॉमन है। सिंपल नहीं कहना चाहिए, कॉमन एग्जांपल हमारे पास। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो हमारे पास है ये टाइप 3 है। ये टाइप 3 एग्जांपल हमारे पास। क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन ये टाइप 1 फिर हमारे पास आ गया, यानी राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, टाइप 1 हमारे पास आ गया। इथेनॉल, अल्कोहल में बनने वाले ज्यादातर जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं, जो सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, वो टाइप 2 के एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास टाइप 2 है। एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा हम लोग पढ़ लेंगे कि उससे कौन सा पूछा है। उसने पूछा पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन होता है टाइप 2 में। टाइप 1 फॉलो करता है राउट्स लॉ को, टाइप 2 पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, टाइप 3 हमारे पास जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो हमारे पास टाइप 2 ये वाला एग्जांपल आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ये भी एक तरह से याद करने का सवाल है। एग्जांपल्स आपने याद कर रखे हैं और बड़े कॉमन एग्जांपल है ये सब। क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग। अब यहां पर इनको मैच करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, न्यूट्रल होता है। तो CO हमारे पास न्यूट्रल है, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। बेरियम क्योंकि मेटल है और मेटल का जो भी ऑक्साइड होगा, कंपाउंड होगा, वो बेसिक होगा, तो ये हमारे पास होगा बेसिक। एल्यूमिनियम हमारे पास एम्फोटेरिक होता है, तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो हमारे पास एम्फोटेरिक होगा, तो ये एम्फोटेरिक से मैच कर जाएगा। Cl नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक होगा, तो ये एसिड से मैच कर जाएगा, ये एसिडिक हमारे पास होगा। तो 1 मैच करेगा सेकंड से, B मैच कर जाएगा फर्स्ट से, 1 मैच करेगा सेकंड से, B मैच करेगा फर्स्ट से, C मैच करेगा फोर्थ से और D मैच करेगा थर्ड से। हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट आ गया, ये आंसर करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, Which of the following has maximum number of atoms? एटम्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा। एटम्स के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? अगर हमें एटम्स निकालने हैं तो एटम्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिसिटी। मोल्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आप ये देखेंगे कि हमें मास दिया है, मास के साथ जो है वो क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है। तो यहां पर ये सब मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, लिथियम, सिल्वर सब क्या दिए, एटम दिए। तो हम यहां पर रख देंगे मास अपॉन एटॉमिक वेट, मास अपॉन एटॉमिक वेट इनटू क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे अवोगाड्रो नंबर, और क्योंकि सबकी एटॉमिसिटी 1 है तो यहां पर क्या रख देंगे 1। इस क्वेश्चन में सबका मास सेम दिया है, मास भी सेम है, अवोगाड्रो नंबर भी सेम है, एटॉमिसिटी भी हमारे पास सेम है। सिर्फ क्या डिफर करेगा, यहां पर डिफर करेगा एटॉमिक वेट। तो एटम्स का नंबर एटॉमिक वेट से इनवर्स रिलेशन में हमारे पास है। इसका मतलब एटॉमिक वेट जितना कम हमारे पास होगा, एटॉमिक वेट जितना कम हमारे पास होगा, एटम्स का नंबर हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारे पास सबसे कम एटॉमिक वेट किसका है, लिथियम का, तो सबसे ज्यादा एटम्स हमारे पास लिथियम के हमारे पास आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉन। बेंजल्डिहाइड हमारे पास जो है एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। बेंजल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। एसीटोफिनॉन एक ऐसा कीटोन आपके पास है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो एक बात बिल्कुल कंफर्म है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, और दोनों यहां पर रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन कैनिजारो नहीं हो सकती।
मेरी बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन कैनिजारो नहीं हो सकती, ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन भी नहीं हो सकती। ये रिएक्शन या तो क्रॉस कैनिजारो होगी या ये रिएक्शन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगी। बहुत क्लियर कट जान लीजिए, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। ये कैनिजारो नहीं हो सकती प्योर, ये प्योर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता। या तो ये क्रॉस कैनिजारो है या ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास है। या तो हमारे पास ये क्रॉस कैनिजारो है या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। अब इस बात को कंफर्म कर लें कि बी और सी में कौन सा हमारे पास करेक्ट है। आगे वो कह रहा है डाइल्यूट NaOH यहां पर लिया गया। डाइल्यूट NaOH कहते ही ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि अब ये क्रॉस कैनिजारो नहीं है, क्योंकि अगर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन करानी है तो उसे 50% कॉन्सेंट्रेट NaOH रखना पड़ेगा, और उसने क्या लिया डाइल्यूट NaOH, तो हमारे पास ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कार्बोकैटायन की, एक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी दूसरे कार्बोकैटायन से ज्यादा है। इसका जो रीजन हमारे पास होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसका जो रीजन हमारे पास होगा, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है उसे जो डिसाइड करता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन डिसाइड करता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऐसा होगा। लेकिन स्टेटमेंट हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऐसा होगा, लेकिन ये जरा चेक कर लें कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है या नहीं है। इसे चेक करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन हमारे पास हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन हमारे पास ये हो गया, और सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन हमारे पास ये CH3 CH हमारे पास प्लस आ गया, ये CH2 हमारे पास आ जाएगा, CH3 हमारे पास आ जाएगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन टर्शियरी सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है या नहीं है, इस बात को चेक कर ले। कभी ये स्टेटमेंट ही गलत हो तो इस बात को चेक करने के लिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम चेक करें। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 3 3 6 और 3 9। तो पहले में हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा 5 अल्फा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब टर्शियरी की स्टेबिलिटी सेकेंडरी से हमारे पास ज्यादा है। तो हमारे पास रीजन उसने पूछा था, पहले तो स्टेटमेंट हमें चेक करना था कि टर्शियरी की स्टेबिलिटी सेकेंडरी से ज्यादा है कि नहीं है, वो यहां पर क्लियर हो गया। और इसका रीजन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी हमारे पास क्लियर हो गया। तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, Which of the following is not correct about the कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। It reduces oxygen carrying ability of the blood। ये ऑक्सीजन को कैरी करने की जो ब्लड की कैपेबिलिटी है उसको कम कर देगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की स्टेबिलिटी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 टाइम्स ज्यादा होती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। तो एबिलिटी, ऑक्सीजन की जो कैपेबिलिटी है हमारे पास है ब्लड के पास, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्लड के पास जो कैपेबिलिटी है ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने की, वो कम हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, वो कम हो जाएगी। ये स्टेटमेंट सही है हमारे पास है। दूसरा है द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल। नहीं सर, ये स्टेटमेंट ये गलत है। अभी मैं आपसे कह रहा हूं 300 गुना ज्यादा स्टेबल होता है, ये कह रहे हैं लेस स्टेबल है। हमारे पास ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये बी नंबर का स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड हमारे पास बेसिक है। अमीनो एसिड हमारे पास होते हैं NH2 CH COH, और यहां पर हम लोग डिफरेंट R लगाते हैं। NH2 CH COH ये तो सबके पास कॉमन होगा। अब यहां पर एलानीन जो हमारे पास है इसके पास होगा CH3,
इसके पास है CH3। टायरोसिन जो हमारे पास है, टायरोसिन जो हमारे पास है, इसके पास होता है CH2 C6H4OH। कहीं बेसिक कैरेक्टर नजर नहीं आ रहा। लाइसिन जो हमारे पास है, लाइसिन के पास होता है CH2 का होल 4 NH2। इसके पास बेसिक अमीनो ग्रुप आ गया। एक और चेक करते हैं, सेरीन के पास जो होता है वो होता है CH2OH। CH2OH। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि NH2 CH तो सबके पास कॉमन है। एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप किसके पास आ रहा है? लाइसिन के पास आ रहा है। तो ये हमारा बेसिक अमीनो एसिड हो गया। ये हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, यूरिया reacts with water to form A which will decompose to form B। अगर यूरिया को वाटर से रिएक्ट कराएं, यूरिया को वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो यूरिया वाटर से रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनाता है दैट इज अमोनियम कार्बामेट NH4। अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट। और अमोनियम कार्बामेट को अगर डिकम्पोज कराया जाता है तो यहां पर बनेगा ट्वाइस अमोनिया प्लस हमारे पास बनेगा CO। ट्वाइस अमोनिया प्लस CO2 खुद एसिड है, अमोनिया बेस है। अमोनिया के पास फ्री लोन पेयर्स हैं उसे डोनेट करने के लिए, और CO2 हमारे पास क्या है? एसिड है। B when passed through copper plus 2 एसिड है, कॉपर प्लस 2 लुईस एसिड है। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो कॉपर प्लस 2 जब यहां पर रिएक्ट करा जाएगा तो अमोनिया से रिएक्ट करेगा या CO2 से रिएक्ट करेगा? CO2 तो खुद एसिड है और कॉपर प्लस 2 भी एसिड है, ये आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। कॉपर प्लस 2 अमोनिया से रिएक्ट कर जाएगा और अमोनिया से रिएक्ट करके यहां पर ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। आगे कह रहे हैं डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन C यहां पर बनाता है। तो ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, ये सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा CuNH3 का होल 4। अब एक बड़ा क्लियर कट यहां पर आप बात समझ लीजिए कि इसने CO2 से इंटरैक्ट क्यों नहीं किया। इसने CO2 से इंटरैक्ट इसलिए नहीं करा, कॉपर प्लस 2 खुद एसिड है, लुईस एसिड है, और CO2 भी क्या है? एसिड है। तो एसिड एसिड से इंटरैक्ट नहीं करेगा, एसिड बेस से इंटरैक्ट करेगा। इसलिए अमोनिया से इंटरैक्ट करके CuNH3 का होल 4 बना देगा। हालांकि उसने कार्बोनेट वाला ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन वो इंटरैक्ट किससे करेगा? अमोनिया से इंटरैक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 33, A mixture of nitrogen and argon gases are in a cylinder contains 7 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम आर्गन हमें दिया है। टोटल प्रेशर यहां पर दे रखा है 27 बार। द पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का निकालना है। ठीक, पार्शियल प्रेशर अगर हमें निकालना है तो पार्शियल प्रेशर के लिए हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, और मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? मोल्स। तो सबसे पहले यहां पर हम नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 7/28। दिस इज इक्वल टू 1/4। मोल्स ऑफ आर्गन, मोल्स ऑफ आर्गन that is equal to 8/14। this is equal to 1/5। मैंने पहले मोल्स इसलिए निकाल दिए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालिए। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन चाहिए, और मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? मोल्स। इससे पहले यहां पर मोल्स निकालिए हमने। अब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास होगा, दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ आर्गन इनटू टोटल प्रेशर। नाइट्रोजन के जो मोल्स आपके पास यहां पर आए हैं 1/4 आए हैं,
ये 1/4 हमारे पास हो गया। आर्गन के मोल्स हमारे पास 1/5 आए हैं और टोटल प्रेशर आपको दिया है 27। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1/4। 1/4 हमारे पास आ गया। यहां से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 9/20। 9/20 और इंटू ये हमारे पास होगा 27। 4 से कैंसिल करेंगे, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5/9। 5/9 इंटू 27। 5/9 27। 9 से कैंसिल करेंगे, ये 3 टाइम्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 15 बार। 15 बार हमारे पास आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास 15 बार आ जाएगा। तो यहां पर चेक कर लीजिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो आपसे निकला जा रहा था तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 15 बार हमारे पास। तो 15 बार इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर निकालना है। पहला हमसे कह रहा है ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2। नहीं साहब, ये SO2 के इवोल्यूशन की वजह से होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर इवॉल्व करता है। रीजन उसका है ऑटो रिडक्शन। कॉपर का सल्फाइड कॉपर के ऑक्साइड के साथ ऑटो रिडक्शन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, वो इवॉल्व करता है जिससे ब्लिस्टर्स बनते हैं। तो यहां पर CO2 की जगह क्या होना चाहिए? SO2। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर द निकल बाय वेन आर्किल। वेन आर्किल नहीं, मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा होता है। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप्स। हमारे पास बहुत सारे आयरन्स हैं। पिग आयरन है हमारे पास, कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, स्टील हमारे पास है। तो पिग आयरन को मोल्ड करा जा सकता है या रॉट आयरन को मोल्ड करा सकता है, इसके बारे में बहुत बहुत कंफर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। फोर्थ स्टेटमेंट आप पढ़ लें, क्योंकि हमें यहां पर ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन, ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमें बिल्कुल स्पष्ट पढ़ाया जाता है रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन की सबसे प्योर फॉर्म जो होती है वो रॉट आयरन होती है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो अब हमारे पास सी स्टेटमेंट करें। इस आंसर को हमने क्या, चारों ऑप्शन चेक करें, उसमें से 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं, हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, hydrolysis of sucrose is given by the following reaction, sucrose plus water। ये सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है। यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आपको दिया गया है, 300 केल्विन दिया गया है, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम, नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा माइनस, अब क्योंकि इसे जूल में निकालना है, सारी वैल्यूज हमें 8.31 दी है आर की, तो आर की वैल्यू 8.314 इनटू टेम्परेचर हमारे पास 300 दिया गया है, और नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम कितना दिया है? 2 इंटू 10 टू दी पावर 30, ये हमारे पास दिया गया। तो हमारे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई माइनस 8.314 इंटू 300 नेचुरल लॉग 2 इंटू 10 टू पावर 30। ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 36, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर 4 होगा, 8 होगा या 20 होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। 4 होने पर, 8 होने पर और 20 होने पर अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ये है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा।
इनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने। इसका टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 6, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 12, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 16 और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 4। मैं आपसे कह रहा हूं टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4, 8 और 20 अगर हमारे पास है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। 4 मैं चेक करके दिखा देता हूं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 हमारे पास है तो कॉन्फिगरेशन हमारे पास हो गया सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। जरा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, आप इसको कंफर्म कर लीजिए ना। 4 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है या नहीं होता, आप कंफर्म कर लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास आ गया 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हमारे पास है, एंटी बॉन्डिंग 2 हमारे पास है। हमारे पास कितना आ गया 0। आप 8 को भी ऐसे चेक कर लीजिएगा, 20 को भी चेक कर लीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है तो बॉन्ड ही नहीं है उसके अंदर, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास ये डी ऑप्शन करेगा। क्वेश्चन 37, an increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to the change in concentration। अगर आप बढ़ाते हैं तो concentration के बढ़ाने से number of moles per liter बढ़ जाएगा, और number of moles अगर per liter बढ़ जाता है तो chance of collision बढ़ जाएगा। अगर number of moles per liter increase कर जा रहे हैं तो chance of collision बढ़ जाएगा, और chance of collision अगर बढ़ जाएगा तो उसकी collision frequency बढ़ेगी, जिसकी वजह से rate of reaction बढ़ेगा। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी यहां पर इंक्रीज कर जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी यहां पर इंक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के द्वारा किसकी अच्छी यील्ड हो सकती है? तो जितने सिमेट्रिकल एल्केन्स होते हैं उनकी यील्ड बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन हमारे पास होगा तो वहां पर 3 एल्केन के प्रोडक्ट मिलेंगे, तो यील्ड हमारे पास उसमें कम हो जाएगी। जब प्रोडक्ट 3 मिलेंगे तो हमारे पास यील्ड जो है वो पुअर हो जाएगी, और जब हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा तो यील्ड हमारे पास उसकी ज्यादा होगी। तो सिमेट्रिकल एल्केन्स अगर हमारे पास है तो उसकी यील्ड ज्यादा होगी, अनसिमेट्रिकल की यील्ड हमारे पास क्या होगी, कम होगी। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हमारे पास है, यील्ड बहुत अच्छी होगी। नॉर्मल हेप्टेन, हेप्टेन ऑड नंबर हमारे पास हो गया, 7 नंबर हमारे पास ऑड हो गया, तो यहां पर इसकी यील्ड हमारे पास कम हो जाएगी। क्योंकि इसकी यील्ड कम क्यों हो जाएगी? इसे बनाने के लिए 3 डिफरेंट एल्केन्स यहां पर बनेंगे। जब ये बनाया जाएगा तो 3 डिफरेंट एल्केन्स यहां पर बनेंगे, तो यील्ड हमारे पास इसकी कम हो जाएगी। इस वजह से ये हमारा आंसर हो गया। नॉर्मल ब्यूटेन ये भी सिमेट्रिकल है, नॉर्मल हेक्सेन ये भी सिमेट्रिकल है, तो जो भी अनसिमेट्रिकल होगा उसकी यील्ड जो है वो गिर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, which of the following amine will give the कार्बिल अमीन टेस्ट। कार्बिल अमीन टेस्ट प्राइमरी अमीन के लिए होता है, ये टेस्ट प्राइमरी अमीन का टेस्ट है। ये पहला अमीन आपका सेकेंडरी है, दूसरा अमीन आपका टर्शरी है, और ये फिर आपके पास सेकेंडरी आ गया, और ये जो अमीन आपका है प्राइमरी। और आपको मालूम है कार्बिल अमीन टेस्ट जो है वो प्राइमरी अमीन के लिए होता है, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप H2SO4 को लेंगे तो H2SO4 यहां पर पानी में डाल के 100% कॉन्सेंट्रेट तो होगा नहीं, 100% कॉन्सेंट्रेट थोड़ी होगा। यहाँ पर उसमें पानी में आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर कैथोड पर जाने वाले जो आयन होंगे वो केवल H आयन होगा, और एनोड पर जाने वाले जो आयन होंगे वो हमारे पास होगा SO4-2 और हमारे पास होगा OH-। ये जाएंगे कैथोड पर, और ये जाएंगे एनोड पर।
इसका मतलब कैथोड पर जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन आता है सल्फेट में और हाइड्रोक्साइड में कौन डिपॉजिट करेगा? जिसका एसआरपी कम होगा, जिसका एसआरपी कम होगा वो पहले डिपॉजिट कर जाएगा। एनाइन में, कैटाइन में जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो पहले डिपॉजिट करता है, एनाइन में जिसका एसआरपी कम होता है, और सल्फेट का एसआरपी ज्यादा है, OH का एसआरपी कम है, तो OH डिपॉजिट करेगा। और OH अगर डिपॉजिट करेगा तो यहां पर ऑक्सीजन यहां पर, OH जब डिपॉजिट करने जाएगा तो यहां पर कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। तो एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन। उसने पूछा कहां है? एनोड पर, तो ऑक्सीजन डिपॉजिट करेगा। अगर वो कैथोड पर पूछता है तो इसका आंसर फिर डी आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? एक हमें CH4 दिया गया है, हमारे पास CCl4 है, तो CH4 के अंदर आप निकाल लीजिए, CH4 में हमारे पास हो जाएगा X प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर X बराबर हमारे पास आ जाएगा -4। CCl4 में आ जाएगी, CCl4 में हमारे पास होगा X प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो X बराबर कितना आ गया? +4। इसका -4 से +4 तक उसका वेरिएशन होगा, -4 से +4 उसका वेरिएशन होगा। ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स। एनिसोल हमारे पास जो है ये हमारे पास एनिसोल OCH3, ये एनिसोल हमारे पास। HI जब यहां पर बॉन्ड ब्रेक करेगा, HI से जब रिएक्शन कराई जाएगी तो ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बेंजीन रिंग, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा और यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। और पाई बॉन्ड कैरेक्टर जब डेवलप हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से ये बॉन्ड यहां से ब्रेक नहीं करेगा, बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, यहां से ब्रेक करेगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, एक तो फिनॉल मिलेगा, एक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा फिनॉल, और दूसरा आपको मिल जाएगा CH3I, मिथाइल हाइड्राइड। तो फिनॉल मिलेगा और CH3I यहां पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, बेसिक जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी को जीटा पोटेंशियल डिसाइड करेगा? अगर मान लीजिए आपके पास कोई पॉजिटिव कोलाइड है, अगर आपके पास पॉजिटिव कोलाइड है तो वहां पर जो बाहर लेयर बनी रहेगी वो बाहर बनी रहेगी नेगेटिव आयन की लेयर। इनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीटा पोटेंशियल। और जितना जीटा पोटेंशियल ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, और पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना कोलाइडल पार्टिकल में रिपल्शन ज्यादा होगा, और उतने कोलाइडल पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब जीटा पोटेंशियल जो डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को डिसाइड करेगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ। पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जांपल हमारे पास है? हमारे पास दो तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है, एक एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है और एक हमारे पास होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसके एग्जांपल हमारे पास है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसका एग्जांपल हमारे पास है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो यहां पर दिया है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, और ये तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी खुद ही दिया है। तो ये तीन हमारे पास एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो एग्जांपल होता है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल होता है। तो हमारे पास ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यानी ये ए ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर करेक्ट ऑप्शन निकालना है। जो CO हमारे पास है ये वाटर गैस हमारे पास है, CO हमारे पास वाटर गैस हमारे पास है, इसे सिन गैस भी कहते हैं, सिंथेसिस गैस।
तो हमारे पास ये सिंथेसिस गैस नंबर 3 पर दिया है, ये इससे मिल जाएगा। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम हमारे पास होता है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये हमारे पास 1 से मिल जाएगा। B2S6 डाइबोरेन जो हमारे पास होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड यहाँ पर दिया है, तो ये 2 से मिल जाएगा। और H2O2 एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर एक किताब की तरह होता है, बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये मिल जाएगा 4 से। तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा 3 से, 1 मिलेगा 3 से, B मिलेगा 1 से, B मिल जाएगा 1 से, C मिल जाएगा 2 से, C मिल जाएगा 2 से और D मिल जाएगा 4 से। तो हमारे पास ये D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, D ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है।